नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। विकास के लाभ अब देश के अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत, जहां पर एक तरफ पीएम मोदी कर रहे हैं, वहीं पर उनके नेतृत्व में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, पूरी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी का, बूथ स्तर का व्यक्ति भी और बड़े बड़े चेहरे भी और काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे देश के लिए गर्व और सौभाग्य बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को ऐतिहासिक कार्यकाल की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये तीसरा कार्यकाल है पीएम मोदी का। मोदी सरकार 3.0 आ चुका है, जिसके नेतृत्व में लगातार भारतवर्ष तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था और अब चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है और भारत हर क्षेत्र में नवाचार, बढ़ रही वैश्विक पहचान कर रहा है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सीएम ने भगवान केदारनाथ से पीएम मोदी के दीर्घायु की प्रार्थना भी की है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4078 दिनों तक सेवा देते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच दिया। उनके नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे देश हित और जनसेवा का उदाहरण बताया, जिसने भारत की विश्व मंच पर पहचान को मजबूत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अब तक देश में प्रधानमंत्री पद को लगातार संजोए हुए हैं और जिस प्रकार से लगातार उनको देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से लगातार भारत का जो नाम है उसको पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त देने वाला कार्यकाल रहा है। सकारात्मक सोच से इनकी लगातार सब उनसे जुड़े हैं। लगातार अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनके जो नेतृत्व है उससे दूरदर्शी सोच, उनके संकल्प की पहचान दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से हर भारतीयों को सपने देखने के साथ साथ सपने को किस तरीके से धरातल पर उतारना है उसके भी लगातार कार्य किए हैं। तो कहा जा सकता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पहले चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और 28 जुलाई को भी भारी मतदान होगा। हनी पाठक का कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय होंगे। भाजपा इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का विश्वास रखती है। देखिए, इलेक्शन के बारे में सीधे कुछ बोलना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कहीं भी रास्ता जहां बंद होगा हम लोग खोलने के लिए सब जगह व्यवस्था किए हुए हैं। जहां भी रास्ता बंद होगा युद्ध स्तर पे वहां पे टीमें लगाई गई हैं और वो काम करेंगी और रास्ते को खोलेंगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण से पहले हल्द्वानी ब्लॉक के चांदनी चौक घुड़दौड़ा ग्राम सभा में एक मिसाल कायम कर रही हैं दिव्यांग महिला पुष्पा रजवार, जो ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सेवा और विकास के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। पुष्पा के पति कृपाल सिंह रजवार, जो स्वयं भी दिव्यांग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रहे हैं। वो 3 पहियों वाली स्कूटी पर पत्नी को बैठाकर गांव-गांव घूमकर घर-घर वोट मांग रहे हैं। विषय क्षेत्रवासियों को इस बार एक विकलांग भी एक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो भी सेवा कर सकता है उसे। इसलिए मुझे भी एक बार तमन्ना थी कि मैं भी एक बार समाज के बीच में जाऊं और मैं भी सेवा करूं। मैं चांदनी चौक घुड़दौड़ा से ग्राम प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ रही मेरी मिसेज महिला प्रत्याशी पुष्पा रजवार। चुनाव निशान आइसक्रीम है सर। फुल समर्थन मिल रहा है सर, बहुत अच्छा सर। बिजली, पानी, सड़क, लाइट, गुल नालियों के लिए और सीसीटीवी कैमरा। हमारा एक वो है कि डिजिटल ग्राम सभा बनाए हम। मेरा नाम पुष्पा रजवार है। मैं चांदनी चौक गुरुद्वारा से ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। और समस्त जनता से ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे को सपोर्ट मिलेगा मैं भी उनके पीछे खड़े उतरूँगी। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। मुद्दे क्या है गाँव के अंदर में? मैं जैसे मुद्दे ये हैं कि डिजिटल गाँव करूँ और गुल, सड़क, पानी, बिजली का जो भी है वो उनका वो करूँ। मैं एक दिव्यांग। हरिद्वार में 11 जुलाई से शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला 23 जुलाई को सकुशल संपन्न हो गया और इस दौरान करीब 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा जल भरा। मेला समाप्त होते ही शहर और घाटों पर फैली गंदगी को हटाने के लिए युद्ध स्तरीय सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत क्षेत्र को जोन्स के अंदर और सेक्टर्स के अंदर बांटा गया। ओम पुल सहित विभिन्न घाटों पर गंदगी हटाने का काम तेजी से चल रहा है और हरिद्वार के अंदर आए जो करोड़ों कांवड़िए हैं, उनका प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और सहयोग भी किया गया, जिससे लोग शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहे। बहुत अच्छा और बहुत शानदार इस बार समन्वय रहा। और जैसे कि आप देखते हैं कावड़ पटरी मार्ग है, वो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मुख्य नहर है उसके किनारे किनारे कावड़ी और श्रद्धालु चलते हैं। तो जो भी कमियां थी इस बार पहले ही इंस्पेक्शन करके वो सुधार कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ बिल्कुल मिलते हुए और जो भी हम लोग कर सकते थे वो समस्त प्रयास इस बार किए गए और कोई दुर्घटना भी ऐसी दिखाई नहीं दी, ना कोई संज्ञानित हुई और बहुत सुगमता के साथ यात्रा चली। देखो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा चौधरी चरण सिंह घाट है जहाँ पर बहुतायत में कांवड़ियों ने जल वहाँ से भरा है। वहाँ पे गंदगी है अभी, हमारा बैराज क्षेत्र में भी काफ़ी है डिस्टर्बेंस है। बाकी जो पूरा क्षेत्र है उसमें नगर निगम हरिद्वार का वो सफाई कर ही रहा है और जो अपने प्रीमिसेस है उसके साथ साथ हम नगर निगम के साथ तालमेल करते हुए हरिद्वार सफाई व्यवस्था करते हैं। हर साल, पिछले साल भी हम लोगों ने टनों जो है कावड़ के बाद कचरा उठाया गया था, सफाई की गई थी। तो विभाग इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है और यथासंभव जो है सफाई जो कावड़ के बाद की स्थिति।
अगर आपका ऋण वसूली से जुड़ा मामला लंबे समय से डीआरटी में लंबित है तो अब उसे निपटाने का सुनहरा अवसर है। देहरादून स्थित जो वसूली अधिकरण है डीआरटी में 2 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया जाएगा। डीआरटी रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गैरोला ने बताया कि ये लोक अदालत न केवल देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के ऋण विवादों के समाधान के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मामले डीआरटी में विचाराधीन है वो 1 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मैं मुकेश कुमार गैरोला, रजिस्ट्रार ऋण वसूली अधिकरण देहरादून, जो आगामी हमारी 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म संदेश देना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के निर्देशानुसार माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून DLSA द्वारा ऋण वसूली अधिकरण देहरादून DRT देहरादून डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में 2 अगस्त 3 शनिवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि बताना चाहूँगा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामलों जो अदालत तक नहीं पहुंच चुके हैं को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत का गठन किया गया और जिसके द्वारा जो अवार्ड पारित किया जाता है वह है एक सिविल अदालत की डिग्री के समान माना जाता है। यह अवार्ड जो होता है सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी भी अदालत के समक्ष अपील वर्जित है। इसी प्रकार इस बार जो विशेष लोक अदालत का DRT में आयोजन किया जा रहा है उसके माध्यम से बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त जो ऋण हैं जो NPA डिक्लेयर हो चुके हैं उनकी वसूली से संबंधित वादों को सुलह समझौते के आधार पर इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव जोरों पर है और इसे लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। इसी बीच में भारी बारिश और संभावित भूस्खलन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल रास्ते खोलने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में मतदान या आवागमन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन और आपदा विभाग दोनों मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं और चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हो जाएंगे। देखिए, इलेक्शन के बारे में सीधे कुछ बोलना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कहीं भी रास्ता जहां बंद होगा हम लोग खोलने के लिए सब जगह व्यवस्था किए हुए हैं। जहां भी रास्ता बंद होगा युद्ध स्तर पे वहां पे टीमें लगाई गई हैं और वो काम करेंगी और रास्ते को खोलेंगी। रुड़की नगर निगम की मेयर अनीता देवी अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने गुरुवार को निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर मिले, जिन पर की तुरंत कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने विभिन्न पटल का दौरा किया और कर्मचारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन के कार्यों में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
यहाँ सोचा है आप लोग? आज हम पूरी टीम के साथ में नगर निगम की पूरे ऑफिस में एक रूम में गए हैं। हमने पूरा निरीक्षण किया है। जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी वो हमने सबने नोट कर ली। बाकी जो भी ठीक होएगा वो ठीक होएगा। बाकी वो सभी को ही हमने बोला है किस समय से उपस्थित रहे। हमने जो लिए हैं वहाँ पे सबका लिखा गया है और सफाई के लिए हमने बोला है तो वो तुरंत ही उसका किया गया है, निरीक्षण किया गया है। वो अभी हो जाएगी थोड़ी देर में सफाई। ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ है, पूरी टीम साथ। नहीं, सभी विभागों का निरीक्षण किया गया। जो भी कमियां थी उनको सबको निर्देशित किया गया। जो एब्सेंट पाए गए उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और विद्युत विभाग को भी वहाँ पर निर्देशित किया गया कि जितनी लाइटें खराब हैं वो तुरंत ठीक कराई जाए और जो वारंटी पीरियड में उसको फर्म को नोटिस दिया जाए कि तुरंत ठीक कराए। 1945 के बोर्ड भी यहाँ पे देखे नहीं, हमने जो है वो हमारे सम्मानित चेयरमैन मेयर जो पहले रहे उनके सबके नाम है। उनको कहा कि सहसम्मान उन बोर्डों को ठीक कराया जाए और सहसम्मान उनको लगाया जाए। पहले के पुराना फर्नीचर जो बिल्कुल ख़राब हो गया उसको ठीक कराया जाए और जो अव्यवस्थित हो रखा है उसको बिल्कुल सबको ठीक कराया जाए। वाकई स्थिति इसकी, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, स्थिति पूरी इसकी ख़राब है, तो इसको तुरंत ठीक करवाया जाए। अभी हम लोग सभी कांवड़ यात्रा में विजित थे, सभी अधिकारी कर्मचारी। तो आज मैम के निर्देशन में सभी अनुभाग जितने हमारे नगर निगम के हैं सबका विजिट किया गया। देखा गया कि कुछ जगह चेयर टूटी हैं, कमरों में सीलन है, अलमारियाँ पुरानी हैं या जो दस्तावेज रखे गए हैं वो लूज दस्तावेज है या पुराने कपड़ों में है। तो सबको मैम ने भी निर्देशित किया, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि वस्तु की डिमांड करें और जो चेयर उपयोग में नहीं आने लगे उनको बाहर कर दें और नई चेयर मंगवाएं और जहाँ जहाँ रिपेयर मांग रहे हैं उसका एस्टीमेट यही बनाएं और जो भी सेक्शन में साफ़ सफाई व्यवस्था है, कागज़ों की व्यवस्था है, वो सब दुरुस्त करें और अब 1 सप्ताह के अंदर पुनः जो है इसमें औचक निरीक्षण किया जाएगा और जो कर्मचारी एब्सेंट हैं, अधिकारी एब्सेंट हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा जो बिना बताए या बिना पूर्व अवकाश के हैं। सर, कितने कर्मचारी एब्सेंट मिले आज आपके निरीक्षण में? लगभग आधा दर्जन जो है कर्मचारी उसमें जो उस समय उपस्थित नहीं थे, तो उनको शोकाज जारी किया जाएगा और संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनका वेतन रोका जाएगा। विकास नगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विद्युत फॉल्ट सुधारने के दौरान श्रमिकों की मौत और अपगनता के लिए विभागीय लापरवाही और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों के लिए ना तो पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और ना ही बीमा या फिर ESI की सुविधा दी जाती है। नेगी ने मांग की है कि दुर्घटना की जांच कर ये स्पष्ट किया जाए कि गलती किसकी थी और क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। उन्होंने कहा कि श्रमिक भी किसी का परिवार पालने वाला होता है, इसीलिए उनके जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। मोर्चा इस मामले को लेकर जल्द ही उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा। जो हमारे गरीब श्रमिक अपनी जान जोखिम में डाल करके विद्युत लाइनों में जो फॉल्ट आता है, ट्रांसफार्मर चेंज होना है उसमें कोई फॉल्ट है या लाइन शिफ्टिंग में, इस दौरान विभागीय लापरवाही समझिए या ठेकेदारों की गलती की वजह से या अकुशल श्रमिक जो उनके द्वारा कई बार तैनात कर दिए जाते हैं, उनकी वजह से इन श्रमिकों की मौत हो जाती है और कई श्रमिक ऐसे आजीवन अपंग हो जाते हैं। हमारा इसमें यही कहना है, आपने देखा अगर हम कई वर्षों का इतिहास देखें तो अक्सर ये मौतें लगातार होती रहती हैं। कई अभी 2-4 दिन पहले यही हमारे विकास पड़ोस में भी मौत हुई है। हमारा कहना है कि इन गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है कि विभाग आखिर क्या कर रहा है, क्यों इसमें जांच नहीं होती कि अगर किसी श्रमिक की मौत हुई है किसकी लापरवाही की वजह से, अगर श्रमिक ने उसको पूरे सुरक्षा उपाय नहीं सौंपे गए, पूरे उपकरण नहीं दिए गए, तो इसमें ठेकेदार की भी कहीं ना कहीं गलती होती है। आखिर उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, वो भी किसी के पति है, किसी का भाई है। ऐसे में सरकार को भी जो विभाग है उसे भी संवेदनशील होना पड़ेगा और जो ठेकेदार है उसको भी संवेदनशील होना पड़ेगा। कई बार तो क्या होता है कि जो सस्ते के चक्कर में अकुशल श्रमिक है वो खंभे पे चढ़ा देते हैं, जिनका ESI नहीं होता, बीमा नहीं होता। बताइए कल उनके साथ कोई दुर्घटना होगी तो उनका जिम्मेदार कौन है? तो हमारा इसमें यही कहना है, सरकार इस बात की भी जाँच कराए कि आखिर जो इतनी मौतें हुई हैं लगातार बिजली की चपेट में आकर के श्रमिक मर रहे हैं, झुलस रहे हैं, ये किसकी गलती है? कौन सा ठेकेदार गलत काम कर रहा है? कौन सा वहाँ का संबंधित अधिकारी है जिसकी लापरवाही से उस गरीब श्रमिक की जान गई है? जनसंघर्ष मोर्चा का समय यही कहना है कि
विभाग इसमें संवेदनशील बने और इसमें बहुत जल्द जनसंघ मोर्चा जो उच्चाधिकारी हैं उनको भी हम इस बात से अवगत कराएंगे कि ये जो लगातार इसकी पुनरावृत्ति विभाग करता है, जो उसके ठेकेदार करते हैं, इस पर रोक लगे। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ देश भर में बड़ा अभियान चलाया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 23 टीमों ने 27 राज्यों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा साइबर ठगों को पकड़ा और 30 से अधिक फरार अपराधियों को उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने बताया कि इतनी व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने वाले उत्तराखंड देश की पहली राज्य पुलिस बनी है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के नए हथकंडे जैसे कि फर्जी वीडियो कॉल, डिजिटल अरेस्ट आदि के जरिए अपराधी विशेष रूप से बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में और भी राज्यों तक फैलाया जा सकता है। दर्शक है उन सभी को नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया जागरूकता हेतु, जिसमें हमने देखा था कि पिछले साल डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले, काफ़ी शिकायतें हमारे अभियोग में पंजीकृत हुए थे। उस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये बात रखी थी कि आप डिजिटल अरेस्ट या इस टाइप से ऑनलाइन सर्वेलेंस के जो स्कैम है उससे आप लोग बचिए। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसमें इस प्रकार के मामले रुक गए थे। परंतु इस साल जो हमने देखा कि इनिशियली डिजिटल अरेस्ट के उतने मामले नहीं आए, परंतु पिछले एक महीने में हमने देखा कि दोबारा डिजिटल अरेस्ट की कुछ शिकायतें आने लगी हैं, जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी एफआईआर हो रही हैं। और जैसे कि हमने 3-4 दिन में भी देखा कि जिसमें 1.5 करोड़ हो गए, 60 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, 30 लाख हो गए, ऐसे लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में देखा। और सबसे खास बात यह है जागरूकता हेतु कि इसमें जो एज ग्रुप है वो 60 ईयर्स प्लस है, कि सीनियर सिटीजन को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के उत्तरी काशीपुर बहु किसान सेवा सहकारी समिति में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब किसानों को खाद मिलने के बजाय चहेतों में बांट दी गई है। सुबह से कतार में खड़े किसानों को जब बताया गया कि खाद खत्म हो गई है तो गुस्साए किसानों ने समिति गेट के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि समिति में हर बार यही होता है, यूरिया खाद के गिने चुने कट्टे जान पहचान वालों को बांट दिए जाते हैं, जबकि आम किसान खाली हाथ लौटते हैं। किसानों ने समिति पर भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और उन्होंने कहा है कि उन्हें न्याय चाहिए, वरना वो उग्र प्रदर्शन करने को राजी हो जाएंगे। आपको अवगत कराते हैं कि कल यहाँ पे मैं करीब 3:30-4 बजे में आया हूँ। इनसे पूछा मैंने भी, भाई साहब खाद की क्या सिस्टम है? बोले हो सकता है कल को एक गाड़ी आए। तो मैंने कहा अगर पक्का है या नहीं? बोला अभी पक्का नहीं है, आ सकती है, आप सुबह आना, सुबह आके पता कर लेना। ठीक है सर, हम आज सुबह 9 बजे के आए हुए हैं। 9 बजे आने के बाद इन्होंने ये बोला खुलते कि साहब यहाँ तो पर्चियाँ कल कट गई हैं। बीच में इनके कैमरे खुलवा के देखो कि मैं यहाँ आया हूँ, उनके स्टाफ से मेरी बात हुई है सारी। इन लोगों बिल्कुल साफ, यहाँ पे भी स्टाफ सारा नहीं है। और आज आते हैं तो कहना कि कल कट गई है। साहब इन्होंने अपने बंदों को अपने आप ही काट कूट के दे दिया है। उसके बाद हमें किसी को जो पहले आ जाएगा उसे मिल जाएगी। मेरा नाम संदीप है। मैं सुबह से आज यहाँ पे उत्तरी सोसाइटी में मेरा खाता है, मैं खाद लेने के लिए आया था, जिसकी सूचना कल मैंने खुद ब्रजेश यादव जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको फ़ोन करके प्राप्त की थी। जिसके बाद मैं आज जब खाद लेने पहुंचा तो इन्होंने अंदर से ताला लगा के अपने मित्रगणों की पर्ची काट दी गई है। खाद इन्होंने खुद ही उनको दे दी गई है। कुछ बंदे तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है जिनके यहाँ पे उनका मतलब पर्ची कट चुकी है, खाद उनकी बढ़ चुकी है। जो 350 हम कल भी आए थे, कल इन्होंने हमारी किताबें जमा नहीं करी थी। मैंने रात इनको जब फ़ोन कराया तो इन्होंने हमसे सवाल था कि आपने इस खाद बंटन के बारे में आगामी सूचना या किसी प्रेस के माध्यम से या किसी न्यूज़ के माध्यम से या किसी किसान के या हर गांव में एक प्रधान होता है किसी को सूचना दी थी, जिसके जरिए हमें पता चलता कि यहाँ पे हमें पहले नंबर लगाना है। ये नंबर नियम तो इसको सेंटर में है जहाँ पे नगद खाद मिलती है, ये तो खाता सेंटर है जहाँ पे जो पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब होना चाहिए। ये तो वही वाला हिसाब हुआ कि अपने मित्रों को खुश करने वाला मामला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है आप देख सकते हो इसमें सबकी रसीदें कटी हुई हैं, 10-10, 20-20 कट्टे, जो भी 15-15 कट्टे हैं। जो हमने किसी को फोन नहीं किया, मतलब सब अपने आप ही आए हैं और सबको जो है दिया गया। इनका कहना है सुबह से आ गए हैं, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी थे चाहिए उनको बांट दिया गया। हमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।